वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रघु ने ये सुनते ही शौक होते हुए पूछा, क्या गुरु ने हमें से लाया? और फिर रघु से परेशान होते हुए कहा, यार वे बचपन में प्यार का बचपन क्या प्यार था जिसमें हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने के अलावा कुछ नहीं किया। रघु ने गुरु को मारते हुए कहा, तू मुझे क्यों बता रहा है? भाभी को बता। गुरु ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, वो मेरी बात पूरी सुनते कहाँ यार? रघु ने फोन चेक करते हुए कहा, वो सब तो डिनर का टाइम हो गया, चल नीचे चलते हैं। ना जाने वो माँ ही भाभी को अकेला पाकर उनसे क्या क्या बातें करेगी। गुरु ने ये सुन जल्दी से अपना होलिया ठीक करते हुए कहा, हाँ भाई चल, आज मेरा घर बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और ये छोटे कहाँ है यार? रघु ने गुरु को बाहर खींचते हुए कहा, उसकी किस्मत अपने दोनों की तरह नहीं है, मस्त है वो। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए नीचे आए और इधर उधर अनवी को देखने लगे थे। ये कुछ दूरी पर एक टेबल के पास खड़ी अनवी और सिया अनवी के पास खड़ी सिया और अनवी को देख गुरु और रघु की आंखें बाहर निकल आई। सिया और अनवी इस समय मिड थाई तक की ड्रेस पहने हुए माही के सामने खड़ी उससे हंस कर बातें कर रही थी और साथ में माही के हस्बैंड भी खड़े हुए थे। रघु ने उन दोनों को देख गुरु से पूछा, ये दोनों हमारे बच्चे को कहाँ छोड़ आई? गुरु ने रघु की बातों को अनसुना कर जल्दी से अब अनवी की तरफ और भाग उसे पकड़ते हुए धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, हमने ये क्या पहन लिया? इसके नीचे का कहाँ गया? अनवी ने उसका हाथ दूर झटक दिया। वहीं माही ने गुरु को देख हंसते हुए कहा, फाइनली तुम आ गए, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। गुरु से देख हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर उसने अगले ही पल अनवी को घूर कर देखा था, जो कि जल्दी से सिया के हाथ साथ अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। गुरु ने गुस्से में अपनी गर्दन घुमाते हुए एक बार फिर अनवी को घूर कर देखा। वहीं अब रघु भी उन सब के बीच आ गई। तभी पीछे से शान और धमनी भी वहां आ गई। गुरु को समझ नहीं आ रहा था कि अनवी के दिमाग में चल क्या रहा है। वो माही के साथ डिनर करने के लिए सब सच में नीचे आ गई थी। वे भी इस रूप में सभी लोग डिनर के लिए बैठ गए थे। गुरु ने एक नजर अनवी को घूर कर देखा और फिर माही से रघु और ईशान को इंट्रोड्यूस करवाया। इधर माही ने भी उसके पास बैठे अपने हस्बैंड को सबसे मिलवाते हुए कहा, ये मेरे हस्बैंड है डॉक्टर उमेश शर्मा। गुरु डॉक्टर उमेश शर्मा को देख मुस्कुरा। डिनर सर्व हुआ तो माही अनवी सिया और धवनी से बात करने लगी थी। वहीं गुरु रघु और ईशान वो दोनों ही चुप थे। पर फिर ईशान ने डॉक्टर उमेश से पूछा, सो कैसा रहा शिरडी? डॉक्टर उमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अच्छा है। गुरु ने उसकी बात सुन रघु के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये डॉक्टर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है। रघु ने एक नजर डॉक्टर उमेश को देखा, फिर सभी लड़कियों को तो उसने हंसते हुए कहा, वो तो पता नहीं, पर भाभी को देख कितने मुस्कुराते हुए। मैं तेरी एक्स से बात कर रही है। गुरु ने रघु की बात सुन चिढ़ते हुए कहा, तब हम बच्चे थे यार। रघु हंसते, आज वे फुल गुरु के मजे लेने में था, उधर मजे लेने था। उधर गुरु की नजर डॉक्टर उमेश पे पड़े तो वे कभी मुस्कुराते हुए सिया को, कभी अनवी या फिर धवनी से बातें कर रहे थे। ये देख गुरु के सीने में एक बार फिर आग लगी। उसने अभी शान से कहा, ये डॉक्टर मुझे गड़बड़ लग रहा है, देख हमें कैसे छोड़ हमारे पीओ से हंस कर बातें कर रहा है। ईशान ने गुरु की बात सुनकर, हाँ तो जब हम बात नहीं करेंगे तो वो किसी और से तो करेगा। उसकी बात सुन गुरु ने गुस्से में ईशान को घूर कर देखा। जैसे तैसे डिनर खत्म हुआ तो माही ने सभी से कुछ देर और वहां रुकने को कहा और सम्मान भी गए सिवाय गुरु के। पर उन्हें की कहा सबके आगे चलने वाले थे। सभी वहीं होटल के पुल पर जाकर बैठ गए और एक बार फिर बात हुआ सिलसिला शुरू हुआ। माही को सोते हुए अनवी को गुरु और उसके बचपन के किस्से सुना रही थी। माही ने अनवी से कहा, पता है बचपन में इतनी शरारत करता था कि एक बार तो बेचारे हमारे गंदे टीचर को ही पीट दिया था, क्योंकि उन्होंने इसे मारा था। अनवी और सिया दोनों सुन हैरान हो गुरु को घूरने लगी। वहीं माही ने मुस्कुराते हुए गुरु को देखकर कहा, पहले बचपन में तो ये मोटू कद्दू जैसा था और अब देखो कोई नहीं कह सकता ये 30 साल का बंदा है। माही की बात सुन सिया और धवनी हंसने लगी। धवनी ने गुरु को देखते हुए कहा, मोटू कद्दू जैसे। गुरु को माही की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो फालतू में उसके बाद बचपन की बातें बढ़ा चढ़ाकर अनवी को बता रही थी कि तभी डॉक्टर उमेश ने पास बैठे अनवी के थाई पर अपना हाथ रखते होगा, तुम बिलीव नहीं करोगे अनवी, जब माही को पता चला कि वे क्या जिंदा है तो खुशी से चल पड़ी थी। अनवी ने डॉक्टर उमेश का हाथ अपनी थाई से धीरे से हटा दिया तो उनके इस हरकत से उनके पास बैठे हुए सब अब असहज हो गई थी। इधर गुरु ने जब ये सब देखा तो वह गुस्से में वहां से उठकर चला गया। उसे उठकर देख अनवी ने भी उठते हुए कहा, काफी देर हो गई, अब हम लोग चलते हैं। माही और डॉक्टर उमेश अपनी जगह से उठे। उसके साथ ही माही ने अनवी से पूछा, कल क्या प्लान है तुम लोगों का? अनवी ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं, इन्हें ही पता होगा। अनवी सिया और धवनी अब अपने रूम में लौट आई। अनवी से आगे साथ अंदर आते हुए कहा, चलो एक बार चेक कर ले कहीं बच्चों ने आयन और सतम को परेशान तो नहीं किया। आर्यन, सतम, सिन्नी दीदी और नील जीजा ने जीजा जी ने अपने रूम में डिनर किया था। अनवी और सिया पेटू और आस्था को लेकर रूम में वापस आई तो देखा सिया के रूम में रघु था। अनवी ने रघु से कहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो रघु ने कहा, वो भाभी गुरु ने आपको रूम में जाने को कहा है, बहुत गुस्से में। अनवी ने उसकी बात सुनी तो अपना थूक रखते हुए कहा, मैं नहीं आ रही, कह तो जाकर। अनवी ने इतना ही कहा था कि पीछे से रूम में गुरु आया। उसने अनवी का हाथ पकड़ लिया। अनवी झेप गई पर फिर
अगले ही पल उसे देख उसने जल्दी से कहा, मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं जाना आपके साथ। गुरु चुप रहा और बस चुपचाप अन्वी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही रघु ने सिया को घूर कर देखा तो सिया ने हल्का मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसे क्या घूर कर देख रहे हो? रघु ने पहले तो जाकर रूम का डोर लॉक किया और फिर सिया की तरफ और बढ़ते हुए पूछा, ये बताओ तुम्हें किसने कहा था कम भला बनकर नीचे जाने को? वे ड्रेस कहाँ से आई? सिया ने इस समय ब्लैक कलर की बॉडी को मिनी ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उसके नीचे से ऊपर थी। वो इस समय लग तो बेहद क्यूट रही थी पर फिर भी रघु उससे नाराज था कि उसे इस तरह से नीचे जाने की जरूरत क्या थी जिसमें उसका गोरा रंग और भी निखर कर आ रहा था। सिया ने उसे भड़कते देख धीरे से कहा, तुम सच में बहुत ही पुराने जमाने के हो। माही दीदी को देखा था, वो तो कितनी रिवील ड्रेस पहनी हुई थी। मेरी तो फिर भी ठीक है, और ये ड्रेस धोनी लाई है, उसने ही मुझे और भाभी को गिफ्ट की है। रघु ने सिया की बात सुनकर कहा, और पुराने जमाने का रुको, तुम्हें तो अभी बताता हूँ। तो वो माही तो मुझे पागल होने लगी और उसका हस्बैंड वो तो सब उससे भी बड़ा वाला है। सिया ने जल्दी से रूम के अंदर रूम में इधर उधर भागते हुए कहा, हाँ रहने तो जल गए ना, क्योंकि मैं आज तुमसे ज्यादा अच्छी लग रही थी। सिया की बात सुन रघु ने अपना सिर पीट लिया, क्या पीस बनाया भगवान ने। नीचे डिनर के समय वेटर और डॉक्टर उमस की नजर जो कि बार बार सिया पर जा रही थी, वो इस बात से जलन महसूस कर रहा था। पर ये मैडम तो अपना छोटा सा दिमाग अलग ही चला रही थी। रघु ने को पकड़ उसे बेटे को लेते हुए कहा, तुम्हें ये शब्द पहनना है तो पहनो, मगर सिर्फ मेरे लिए समझी। सिया ने रघु की बात सुन जल्दी से पूछा, अच्छा पर तुमने बताया नहीं कि मैं इसमें कैसी लग रही हूँ। रघु ने आहिस्ता से बेड पर बेटू को सुलाने के बाद सिया को पकड़कर उसके गाल को बाइट करते हुए कहा, ऐसी की तो मैं खा जाऊं। सिया ने अपना गाल सहलाते हुए कहा, तुम पिछले जन्म में कुत्ता थे क्या? हर वक्त मुझे काटते रहते हो। सिया के मुंह से अपने लिए इतने अच्छे शब्दों को सुन रघु को झटका लगा और उसने सिया से थोड़े गुस्से में कहा, पागल हो गया, कुछ भी बोलती हो? सिया ने रघु की बात सुन उसे दूर करते हुए कहा, सही बोलती हूँ। ये सब छोड़ो, मैंने आज कुछ ज्यादा ही खा लिया था, तब अभी से नींद आ रही। ये कहते हुए सिया कपड़े बदलने चली गई थी। वहीं उसकी बात सुन रघु ने जाती हुई सिया से कहा, पर मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। तो सिया ने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा, अच्छा देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुरु अन्वी को लेकर रूम में आया और उसने अन्वी से कुछ कहने की बजाय आस्था को उससे अपनी गोद में ले लिया। अन्वी ने इस बार गुरु से कहा, क्यों लेकर आई यहाँ? हमने तो इस पर गुरु अब मुड़ा और उसने अन्वी को देख नाराजगी जताते हुए कहा, क्योंकि तुम अपने बेवकूफ के चक्कर में रघु और सिया दोनों को दूर कर रही थी। दोनों के बीच कितने समय बाद सब कुछ ठीक हुआ है। गुरु को नाराज हो रहे देख अन्वी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं ध्यान दिया, इसमें इतना भड़कने वाली बात क्या है? और वैसे भी मैं नाराज थी आपसे और आप मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे। अन्वी गुरु से बढ़ बढ़ के जा रही थी, मगर गुरु का दिमाग इस वक्त अभी भी वही था कि डॉक्टर उमेश ने अन्वी के थाई पर अपना हाथ रखा था। वहीं गुरु इन्हीं सब में खोया हुआ था कि तभी उसे अन्वी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। यह सुन गुरु ने अपनी गोद में सोई आस्था को बेड पर लेटा मुड़कर अन्वी को अपने पास खींच लिया और उसे गुस्से में देखते हुए उससे कहा, बंद करो अपनी बकवास और नीचे। उस डॉक्टर से इतना हंसब बोलकर बात करने की क्या जरूरत थी? अन्वी गुरु को इस तरह से देख डर गई। वे अचानक से ही आज वे बिल्कुल पहले वाले गुरु की तरह गुस्से में लाल पड़ चुका था। अन्वी ने उसे देख धीरे से कहा, विख्यात मैं आपको कि तभी गुरु ने गुस्से में कहा, जानती हो ना कि मुझे पसंद नहीं कि कोई तुम्हें छुए भी। अन्वी ने गुरु से दूर हटने की कोशिश करते हुए कहा, विख्यात मैंने अन्वी चुप हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। उसे नहीं पता था कि गुरु उमेश से बात करने की वजह से इतना भड़क उठेगा। खिली हुई अन्वी का चेहरा अब मुरझा गया और वे रोने को देगी। तभी गुरु ने उसे डांटते हुए कहा, रोना मुझे नहीं, हमेशा ही ना आंसू की वजह से बच जाती हो। वो डॉक्टर किस तरह से तुम तीनों को घूर घूर कर देख रहा था, पर तुम लोगों को कुछ समझ कहाँ आता है। गुरु ने अन्वी को छोड़ दिया और अब उस पर झुकते हुए गुस्से में कहा, मैंने कैसे खाना खाया है मुझे ही पता है, तुम्हें कोई देखे छुए मुझसे बर्दाश्त नहीं। अन्वी ने गुरु की बात सुन धीरे से कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? गुरु ने अन्वी की बात सुनकर कहा, गलती है तुमने उस डॉक्टर से बात की कि मैं करता हूँ ऐसा कुछ, या फिर मैंने माही से बात की नहीं ना? तो तुमने क्यों की बात? तो तुमने क्यों की? तुम पर अब नाराज नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। अन्वी ने गुरु को दूर धकेलते हुए कहा, बस कीजिए, एक तो खुद मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और अब मुझ पर ही भड़क रहे हैं। गुरु ने खुद को संभाल जल्दी से कहा, कोई बात नहीं छुपाई, मैं माही को भूल चुका था। 10वीं क्लास तक साथ पढ़े थे, एक दूसरे को बस लाई करते थे, लाइक और लव में अंतर होता है। अन्वी ने उसकी बात सुनकर कहा, रहने तो आप। गुरु ने अन्वी
की बात सुनो, कुछ नहीं कहा क्योंकि सच तो याद है कि उसे डॉक्टर उमेश पर सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने जानबूझकर अनवी को छुआ था और ये बात गुरु को अच्छे से समझ में आ गई थी, पर इससे अनवी की क्या गलती। मगर गुरु फिर भी उससे नहीं बोला क्योंकि उसे पता था कि वह गुस्से में अनवी से कुछ भी कह सकता था, इसलिए चुपचाप जाकर बेड पर अपनी साइड लेट गया। तो उसे इस तरह देख अनवी ने खुद से कहा, ये तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए हैं, मुझे उस माही के साथ डिनर करना ही नहीं चाहिए था। सारा मूड ऑफ कर दिया। जहाँ रघुसिया और गुरु इन चारों के रूम में ईशान दी बनी हुई थी, वहीं ईशान और धवनी उनके रूम, उनके बीच का माहौल अलग था। ईशान धवनी को आइसक्रीम खिला रहा था और धवनी वो अपने फोन पर गेम खेलने में बिजी थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह की लाइफ के बारे में। यह छोटेगा वापस से ईशान बन उसे इतना प्यार देने के बारे में वो बहुत खुश थी, और अब तो उसकी खुशियां डबल होने वाली थी। धवनी ने ईशान के हाथ से स्पून लेकर उसे आइसक्रीम खिलाते हुए पूछा, ईशान आपकी स्टेप मॉम का क्या हुआ? धवनी को सोने के बारे में बात करते हमने सुन ईशान ने उसके सिर को चूमते हुए कहा, तुम उस इन सब के बारे में मत सोचो, बस मेरा अपना और अब तो हमारे प्यार का ख्याल रखो जो कि इस समय तुम्हारे पास है। ये कहते हुए ईशान ने धोनी के पेट पर किस किया और बस उसके पेट को पकड़ कर ही लेट गया। ईशान ने धोनी से आगे कहा, मैं तो कहूंगा कि अब तुम अभी कुछ समय के लिए ऑफिस आना भी बंद कर दो। तो इस पर धोनी ने कहा, नहीं पर नहीं, घर पर मैं बोर हो जाती हूँ इसलिए ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस तो मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। उसकी बात सुन ईशान मुस्कुरा तो धवनी ने अब धीरे से पूछा, ईशान पापा जी? तो ये सुन ईशान उठकर बैठ गया और धवनी को छोड़ बेड से उठने लगा। तो धवनी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। धवनी को सोनिया के बारे में बात करते सुन ईशान ने उसके सिर को चूमते हुए, तुम उस सब के बारे में मत सोचो, बस मेरा और अब तो सॉरी गाइज, लाइन रिपीट हो गई। तो धवनी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। धवनी ने ईशान का हाथ पकड़े हुए कहा, प्लीज ईशान, पापा जी को अपने लिए किएगा, बहुत पछतावा है। मैं अगर आज मम्मी जी हमारे बीच होती तो उन्हें कभी भी नहीं कहती कि वह पापा जी को माफ कर दे, क्योंकि वे उनके दोषी थे। उनका किया माफी के लायक नहीं था, मगर वे आपके पापा हैं, उनसे नाराजगी जायज है, पर उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। और अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो उनकी जायदाद भी छोड़ दीजिए। धवनी की बातें सुनकर ईशान अगले ही पल उसके गले लग गया। उसकी आंखें भर आई थी, इसलिए उसने अपना चेहरा धवनी के गले में छुपा लिया। वहीं धवनी ने भी उसे गले लगा, उसके सिर को चूमते हुए कहा, ईशान एक बार अपने अपने दिमाग को शांत करते हुए सो पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। सोचे पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रही थी, ऐसे में अब जब वे सब कुछ खो चुके हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास है, तो उन्हें अकेले छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं था। उन्होंने ईशान के बालों को सहलाया कि तभी ईशान ने अपना काबू खोते हुए कहा, मैं डैड को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, धवनी कभी भी नहीं, उनकी वजह से मैंने मॉम को खोया है, मुझसे नहीं होगा। ईशान की बात सुन और उसे इस तरह से रोते देख धवनी को बुरा लगा, शायद उसे अभी ये बात करनी नहीं चाहिए थी। धवनी ने ईशान को अपनी बाहों में और अधिक समेट लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, हाँ पर आपको उनका ख्याल तो रखना ही होगा। ईशान खामोश रहा तो धवनी ने अब इस बात को और अधिक नहीं खींचा और ईशान को ऐसे ही अपने साथ लेकर बेड पर लेट गई। ईशान भी खिसकते हुए थोड़ा नीचे आया और उसने अपना चेहरा धवनी के सीने में छुपा लिया, उसे अपनी बाहों में भर लिया, इस तरह से कि अब ने जैसे अगर थोड़ी सी भी पकड़ ढीली पड़ी तो वह कहीं जाने वाली है। धवनी ने अब रूम की लाइट ऑफ कर दी। अगले दिन सभी के सभी अपने अपने घर वापस लौट आए थे। गुरु, अनवी और सिया, रघु भी रात तक हरियाणा वापस लौट आए थे। गुरु इस समय रूम में आस्था को सुलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अनवी आस्था की दूध की बोतल लेकर रूम में आई। उसने उन दोनों के पास जा गुरु से कहा, लाइए मुझे दे दे, आप आराम कर लीजिए। गुरु ने मना करते हुए कहा, नहीं तुम सो जाओ। अनवी ने गुरु के सामने खड़े होकर उससे पूछा, गुस्सा है? गुरु कुछ नहीं बोला और चुपचाप जाकर आस्था को बीचों बीच बेड पर लेटा। अब खुद भी अपनी शर्ट निकाल कर लेटने को हुआ कि अनवी जल्दी से पीछे से आकर उससे लिपट गई और उसने धीरे से पूछा, मेरी क्या गलती थी?
गुरु ने अन्वी की पकड़ से खुद को छुड़ाना चाहा, पर उसने उसके पेट पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। गुरु ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, अन्वी मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, पर अन्वी नहीं मानी। इसी तरह उसे चिपक कर खड़ी हुई थी और अब तो धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उसकी चेस्ट तक ले जाने लगी थी कि तभी अचानक से गुरु ने अपना हाथ पीछे ले जाते हुए उसके सिर को पकड़ लिया। उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भींच उसने एक झटके में उसे अपने सामने कर बोल से सटा दिया और झुककर अब उसके होठों को अपने होठों के बीच ले लिया। वह उसे गुस्से में किस करने लगा। उसके निचले होठ को बैठ करते हुए उसने उसे किस करना जारी रखा तो अन्वी ने भी उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ को सहलाया। अन्वी को कुछ देर तक किस करने के बाद वो उससे दूर हट गया। वहीं अन्वी तेज तेज सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए वॉल से सटकर खड़ी रही। गुरु ने उसे देखते हुए कहा, इसलिए कह रहा था कि दूर रहूं। अन्वी ने खुद को संभाल कर अन्वी ने खुद को संभाला। अब अपनी आंखें खोल उस पर भड़कते हुए कहा, रहने दे आप, जब मैं कह रही हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है। गुरु ने भी उस पर भड़कते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि तुम्हारी गलती है। मुझे बस तुम्हारा उस डॉक्टर के पास बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे भी वजह तुम पहनकर उसके पास बैठी थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं ऐसा ही हूँ। ये कहते हुए गुरु अब जाकर अपनी जगह पर लेट गया और उसने लाइट ऑफ कर दी। गुरु भी चुपचाप दूसरी साइड अपनी जगह पर जाकर लेट गई। उसे पता था गुरु को इस तरह के ड्रेसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर फिर भी उसने बस उसे चिढ़ाने के लिए ड्रेस पहनी थी। ऐसा नहीं था कि अन्वी अच्छी नहीं लग रही थी, पर फिर भी गुरु अन्वी को उस रूप में बस अपने सामने देखना पसंद करता था। अन्वी काफी देर तक यूं ही करवट बदलती रही, पर अब जब उसे नींद नहीं आई तो उठकर गुरु की साइड जा खड़ी हुई और उसे देखते हुए उसके पास लेट गई। एक बार फिर वे पीछे से उसे लिपट कर सो गई। गुरु उसके इस तरह से करीब आने पर हल्का मुस्कुरा दिया, पर उसने अन्वी पर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा, अपनी साइड पर जाकर लेटो। अन्वी कुछ नहीं बोली और चुपचाप उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर लेटी रही। गुरु ने सिर घुमाते हुए उसे एक नजर देखा। कितनी कम जगह थी उसके सोने के लिए, फिर भी उससे चिपक कर लेटी हुई थी। अगर गलती से वे हिलती तो नीचे गिरती। गुरु ने लेटे हुए आस्था को थोड़ा खिसकाया और अब अन्वी के हाथ जो कि उसकी कमर पर थे उन्हें पकड़कर अपने साथ खुद भी खिसकावे पलट गया और अब अपने पीठ के बल ठीक से लेट भी नहीं पाया था कि अन्वी उसके सीने से आ लगी। अन्वी ने अपने सिर को उसके सीने पर रख लिया था। गुरु उसकी सर पर मुस्कुराया और उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ रख उसके सिर को सहलाया तो अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्य अब ऐसा नहीं होगा। गुरु ने कुछ नहीं कहा और बस उसे प्यार से अपनी बाहों में भर उसके सिर पर अपना चेहरा टिका। अपनी आंखें बंद कर ली तो अन्वी ने धीरे से कहा, वैसे एक बात बोलूं, आप ना एक नंबर के जल कुकुड़े हो। गुरु ने इस बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हाँ हूँ, तुम कौन सा कम हो। वाणी को देख कितना चढ़ती थी, पर मुझे उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वाणी का नाम सुनते ही अन्वी ने गुरु से अलग होते हुए कहा, पर मुझे पड़ता था। वो हमेशा आपके पास आने के बहाने ढूंढती थी और इसमें गलती उसकी नहीं थी, आपकी भी थी। बहुत हैंडसम बन कर घूमते हैं ना आप, और अभी भी सुधरा नहीं है। देखो ना जाने क्या ये है, बाल बढ़ा ली है, कल ही इन्हें कटवाइए वरना फिर कोई चुड़ैल पीछे पड़ जाएगी। अन्वी की प्यारी से धमकी सुन गुरु हंस दिया और उसने अन्वी को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, टेंशन मत लो, तुम उन सभी चुड़ैलों की भी चुड़ैल हो। तुम्हारे होते हुए एक भी चुड़ैल मेरे पीछे नहीं आएगी। अन्वी ने गुरु की बात सुन उसकी चेस्ट पर उसे मारते हुए कहा, चुड़ैल हाँ चुड़ैल, जान ना ले ली मैंने। अब तक आप ये कहते हुए अन्वी ने गुरु का गला दबाया तो वो सपना गला छुड़ाने लगा था कि तभी आस्था उनकी आवाज सुन हिलने डूलने लगी। उसे हमने देख गुरु ने जल्दी से अन्वी के मुंह पर हाथ रख फुसफुसाते हुए कहा, बस कर चुड़ैल, मेरी बच्चे की नींद मत खराब कर। उसकी बात सुनो अन्वी चिढ़ गई और उसने एक बार फिर गुरु पर अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए। गुरु उसे देख अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, कोशिश करने लगा। वो अब भी ना रुकी तो उसे लेकर पलट गया और उसे अपने नीचे दबाते हुए धीरे से कहा, ले लो जान, ये जान भी तुम्हारी है। गुरु की बात सुन अन्वी अब रुक गई। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, ना मैं लूंगी और न ही किसी को लेने दूंगी, क्योंकि ये जान मुझे बहुत प्यारी है। कहते हुए अन्वी ने अब गुरु के माथे पर बिखरे बालों को हटा अपने होठों को उसके माथे पर रख दिया। गुरु ने भी अन्वी के चेहरे को अपने हाथों में ले उसके होठों को चूम लिया। वो उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। दोनों बहकने लगे थे। कई बार अन्वी के होठों को चूमे गुरु ने अब अन्वी की नाइटी के नोट खोल उसके गले पर अपने होठों को उसे बड़े ही प्यार से किस करने लगा। अन्वी भी उसके छूने से मदहोश हो रही थी। आंखें बंद कर वो गुरु के हर एहसास को अपने दिल में भरने लगी थी।
गुरु के हाथ हरकत में बने हुए थे। वे उसके पेट और उसकी कमर को लगातार सहलाते हुए उससे प्यार करने लगा था, पर फिर वे रुककर अनवी को देखने लगा तो अनवी ने धीरे से उससे पूछा, क्या हुआ? गुरु उसे देख मुस्कुराया और उसने उसके गाल को सहलाते हुए धीरे से कहा, तुम्हें देख रहा हूँ। अनवी ने गुरु की बात सुन शर्माते हुए कहा, पहली बार देख रहे हैं क्या? गुरु ने उसकी बात सुन उसके सिर को चूमते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी अनवी। हमने उसकी बात सुन अपना मुंह खोला था कि गुरु ने उसके अपर लिप को अपने मुंह में ले लिया। अनवी ने भी ये सब छोड़ उसके गले पर अपनी बाहें डाल दी। वो उसके लंबे घने बालों को सहलाने लगी। दोनों एक दूसरे के आलिंगन होकर प्यार में पिघलते हुए एक दूसरे करीब और करीब हो हर दूरी को मिटाकर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। गुरु ने पास में पड़े ब्लैंकेट को खींचकर खुद को और अनवी को उसमें छुपा लिया तो अनवी की नजर आस्था पर चली गई। उसने गुरु पर नाराज होते हुए कहा, आस्था को ठंड लग जाएगी। इस पर गुरु ने अनवी के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा कर हाथ बढ़ा। ऐसी का रिमोट हाथ में ले ऐसी बंद कर दिया और एक बार फिर अनवी की बाहों में आकर उससे लिपट गया। सुबह हुई तो आसिया जल्दी जल्दी अपने हाथ चला रही थी। उसे कॉलेज जाना था। इतने दिनों से पढ़ाई में बहुत मक्कारी की थी उसने, तो बस अब उसकी सजा भुगतना पड़ रहा था। उसके अगले हफ्ते से एग्जाम थे और उसके पास नोट्स तक नहीं थे। इधर रघु रिधान को रेडी करके खुश होता हुआ किचन में सिया के पास आया और उसने सिया से कहा, बेटू और उसके पापा दोनों रेडी है, बोले मम्मा कहाँ जाना है? मम्मा को सिया ने अपना लंच पैक करते हुए मुड़कर उन दोनों को देखा तो बेटू अपने हाथ की अंगूठी को अपने मुंह में दिए हुए था। ये लोग लेकर सूट में बहुत ही क्यूट लग रहा था। वहीं रघु अपने कैजुअल लुक में ही था, टी शर्ट और जींस पहने हुए। सिया ने जल्दी से दोनों के पास आकर अपने पैरों पर उछकते हुए रघु की गोद में बेटू के गाल पर किस करते हुए कहा, मेरा बेबी। ये कहते हुए दूर हटी। रघु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और इस बेबी का क्या? इसे कुछ नहीं मिलेगा। रघु ने अपनी तरफ इशारा करते देख सिया मुस्कुराई और उसने कहा, नहीं इतना कहकर वो उससे दूर हट किचन का काम खत्म कर बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे रघु ने जाते हुए कहा, बिल्ली अच्छा नहीं किया तुमने, अब देखा मेरा बदला और ये संभालो अपने बेबी को। ये कहते हुए बाइक की चाबी लेकर बाहर निकल गया तो सिया हंसने लगी और उसने बेटी को वहीं पालने में लेटा अपना दुपट्टा डाला और बैग ले अब बेटू को अपनी गोद में लिए घर से बाहर निकल गई। उसने अपने एक हाथ से घर को लॉक किया। रघु बाइक लेकर खड़ा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। सिया जल्दी से अब पड़ोस में अनवी के घर गई और बेल बजाई तो गुरु ने डोर ओपन किया। सिया और बेटू को देखो समझ गया था कि सिया को ले जा रही है, तो इसलिए उसने बेटू को उससे लेते हुए कहा, आजा मेरे से, मम्मा को बाय कर दे। सिया ने गुरु से कहा, दिन में जल्दी आ जाऊंगी। तो गुरु ने कहा, ओके टेंशन मत लो, आराम से जाओ। सिया मुस्कुरा दी और अब जल्दी से रघु के पास आकर बाइक पर बैठी तो रघु ने भी बाइक स्टार्ट कर दी और वे दोनों सिया के कॉलेज के लिए निकल गए। उनके जाते ही कुछ दूर पर खड़ी थार में बैठे लगभग 29 साल के एक लड़के ने फोन पर बात करते हुए कहा, वीरा ने सही कह रहा था, पापा राघवेंद्र ही है, जिंदा है। वे उस दिन बाजार में वही था। उधर से अपने पापा की बात सुन उस खट्टे खट्टे लड़के ने अपनी दाढ़ी को खुद सहलाते हुए आगे कहा, हम पूरी बात सही है। वीरा की उस हरामखोर की बीवी भी और बच्चा भी घर बसा लिया। यहाँ फोन पर बात खत्म हुई तो वह लड़का अब थार से बाहर निकलकर रघु के घर को देखने लगा। तभी उसका आदमी थार से बाहर निकल कर आया और उसने उस लड़के को फोन थमाते हुए कहा, गगन भैया वीरा का फोन है। उस लड़के ने गगन ने अपने कान पर फोन लगाया तो उधर से उसके भरोसेमंद आदमी वीरा ने फोन पर कहा, गगन भैया राघवेंद्र अकेला नहीं है, अभी कुछ मत करिएगा। कोई चौधरी है जो उसका बहुत खास है और वह बहुत ताकतवर है और खुद राघवेंद्र अब 10 पर भारी पड़ने वालों में से हमने सब पता के हैं उसके बारे में। ऐसे में उससे अकेले भिड़ना बेवकूफी है। अपने आदमी की बात सुन गगन गुस्से से भर गया। उसने अपने बाप की इकलौती औलाद, ऊपर से जवान खून था, गर्म होने में समय नहीं लगा तो उसने अपने आदमी को गालियां देते हुए कहा, साले मुझे क्या चूहा समझे हो, किसी से कम हूँ क्या मैं? वे 10 पर भारी पड़ सकता है तो मैं 20 पर। आज इस पर पोले का खेल खत्म किए बगैर हिलूंगा नहीं, यहाँ से कह देना पापा से। उसकी बातें सुन और गुस्से में उसकी सांसों को गहरा होता देख गगन के बगल में खड़ा उसका आदमी अब डर गया। गगन में इंसानियत नाम की चीज उसके आदमियों ने देखी नहीं थी। मौत का दूसरा नाम था वीरा। महेंद्र सिंह ठाकुर की इकलौती और जिद्दी औलाद था।
रघु ने बाइक की स्पीड बढ़ाते हुए सिया से कहा, मुझे लगता है हमें नए केयर की जरूरत है बेटे के लिए। तुम उसे अकेले कैसे संभालोगी? वो बड़ा हो रहा है। रघु की बात सुन पहले तो सिया अपने कन की आंखों से उसे घूरती और फिर रघु के करीब हो उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोली, अच्छा जी, आपका कहने का मतलब बेबी सीटर से है ना? रघु ने सिया के करीब आकर उसे पकड़ना और अब कहकर बुलाना दोनों ही अजीब लगा, पर उसने सामने रोड पर ध्यान देते हुए कहा, हाँ हाँ, वही बेबी सीटर केयर जो भी हो। सिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, मैं समझ गई आपके कहने का मतलब। रघु को फिर सिया के बोलने का ढंग अजीब लगा। उसने अपना चेहरा घुमा सिया को देखना चाहा, पर फिर ट्रैफिक की आवाज सुन होश में आते ही उसने सामने ध्यान दिया। ट्रैफिक सिग्नल आते ही उसने बाइक रोकी थी, तभी सिया ने अपना हाथ जो कि रघु के पेट और चेस्ट पर था। उनके बड़े बड़े नेल्स रघु के पेट और चेस्ट में घुपाते हुए कहा, वो क्या बोले? बेबी सिस्टर हूँ, सब समझ रही हूँ। मैं एक खूबसूरत सी बेबी सिस्टर रख ले ताकि आप दोनों बाप बेटे का काम बनता और भाड़ में जाए सिया। वहीं रघु सिया की सर पर चिल्लाया तो बगल में खड़े अंकल उन दोनों को ही देखने लगे। रघु ने जल्दी से सिया के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम पागल हो गया, कुछ भी बोलती हो? सिया ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे मत सिखाइए, बहुत नॉवेल पढ़ ली मैंने, उन्हीं में पढ़ा था कि कैसे बेबी सिस्टर घर के मर्दों पर ही डोरे डालते हैं। रघु ने बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ाते हुए कहा, हे भगवान, कितना उल्टा दिमाग चलता है इस लड़की का। अरे बूढ़ी, बेबी सिस्टर रख लेना, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कब तक हम भाभी और गुरु को परेशान करेंगे। सिया ने रघु की बात सुनकर कहा, चुप रहो, तुम किस लिए संभालो अपने बच्चे को। रघु चुप हो गया और फिर उसने बात बदलते हुए कहा, पहले तो तुम अपने नेल्स कट करो, लोग बेटों को चुप सकते हैं। सिया ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, शिरडी के उस होटल के सपा में पैसे देकर इन पर कलाकारी करवाइए, अभी नहीं काटूंगी। सिया की बात सुन रघु ने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम कब गई सपा? सिया ने फिर से रघु के गले लगते हुए कहा, मैं, अन्वी, भाभी और धवनी हम तीनों गए थे, पर फिर अचानक ऐसे सिया ने रघु के पीठ पर मारते हुए कहा, तुम्हें तब पता चलेगा ना जब मुझ पर ध्यान दोगे। नया हेयर कट भी करवाया, पर मजाल तुम थोड़ी तारीफ ही कर दो। रघु ने सिया पर भड़कते हुए कहा, बस करो बिल्ली, कितना पिटोगी मुझे? जब देखो अपने पंजे मारती रहती हो। सिया ने इस पर कहा, तुम इसी लायक हो, मुंह से प्यार तो दूर तारीफ तक नहीं फूटती, तुमसे भले तो मेरे दोस्त है, मेरी कितनी तारीफ करते हैं। रघु ने सुन जल्दी से पूछा, क्या दोनों एक दूसरे से इसी तरह बहस करते हुए कॉलेज पहुंचे। रघु ने बाइक पार्किंग में रोकते हुए कहा, मैं लेने आऊंगा, वेट करना। रघु के सिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ चलो बाई। इतना मुंह कहकर सिया जाने को दिखी तभी रघु ने उसे अचानक से अपने पास खींच उसके होठों को किस करते हुए कहा, अब जाओ। सिया ने इन सबसे हैरान इधर उधर देख रघु पर झोड़ा गुस्सा दिखाते काबिल है, ये कहते हुए उसने रघु के सीने पर अपना हाथ मारा और जल्दी से शर्माती हुई कॉलेज के अंदर भागी चले गई। उसे जाते देख रघु ने थोड़ी दूर पर खड़े प्रेम को मुस्कुरा करते हुए देखा और अपने शर्ट्स पहन बाइक स्टार्ट करते हुए वहां से निकल गया। उसे प्रेम बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर जब वे सिया से बात करता था, तब तो रघु का खून खोलता था। अभी कुछ दिनों से सब कुछ पहले के जैसा हो गया था। सिया उसके सामने अब पहले की तरह ही खुलकर बातें करने लगी थी, बकबक करने लगी थी। उसकी बिल्ली भी अब उसे वापस मिल गई थी, तो वे बहुत खुश था। रघु ने सिया के बारे में सोचते हुए ही बाइक में चला रहा था। उसकी बातों को याद करते हुए मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, झल्ली है पूरी। ऐसा नहीं था कि वे सिया पर ध्यान नहीं देता था, उसका पूरा ध्यान उस पर ही तो रहता था। उसके बालों को देख भी उसे लगा था कि ना जाने उसने उसके साथ क्या क्या है, पहले से छोटे लग रहे थे। पर फिर कुछ सोच उसने उससे नहीं पूछा और देख वो इस बात पर भड़क गई। पर उसे सिया की खामोशी से ज्यादा उसका बोलना पसंद था। सब कुछ तो पसंद था उसमें, और शायद अब उसे प्यार भी था, फिर भी उसे कहना नहीं चाहता था। इधर गुरु और अन्वी इस समय बेटू और आस्था के साथ खेल रहे थे। आस्था गुरु की गोद में चढ़कर उसके बालों के साथ खेल रही थी। ये देखकर मैंने हंसते हुए कहा, इसका अच्छा है आपके बाल पकड़कर सोना और अब तो खेलना भी। गुरु हंस दिया और उसने आस्था को पकड़ अब उसके पेट पर गुदगुदी की तो खिलखिलाकर हंस दी। वहीं उन दोनों को देख बेटू भी हंसने लगा तो अन्वी ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अब तो यह भी बदमाश हो गया है, पहले चुपचाप सो जाया करता था और अब तो इसे भी कोई बात करने वाला चाहिए। इस पर गुरु ने कहा, सिया के साथ होकर ये चुप कैसे रह सकता है भला? ये सुन अन्वी अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगी। गुरु ने उसे हंसते हुए देखा तो उसे देखता ही रहा और फिर अगले ही पल उसे अपनी बाहों में लेकर उसके गाल पर किस किया तो अन्वी
ने उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। आस्था उन दोनों के पास से हट पेट के बल लेटे बेटू के खिलौने छीनकर खुद खेलने लगी थी। तो वे दोनों उन बच्चों को देख हंसने लगे। दोनों इस समय घर में नीचे साफ फ्लोर पर बैठे हुए थे कि तभी अनवी ने अपना सिर घुमा गुरु के चिन्ह को चूमते हुए कहा, आज आपको जाना नहीं है। गुरु ने अनवी के सिर को चूमते हुए कहा, जाना तो है पर सच कहूँ आज तो मैं छोड़ने का मन नहीं करता। ये कहते हुए गुरु ने अनवी के गले में अपना चेहरा छिपा उसे आती खुशबू को महसूस कर उसके गले पर किस किया तो वह मुस्कुराई। गुरु अपनी आंखें बंद किए नाक से अनवी के गाल और कान को सहला रहा था कि तभी घर की डोरबेल बजी। अनवी और गुरु दोनों होश पाए बच्चों पर ध्यान गया तो देखा आस्था बेटू के साथ खेल रही थी। एक बार फिर से डोरबेल की आवाज सुनी। दोनों झट से उठ खड़े हुए। अनवी ने अपने कपड़े ठीक कर जाकर डोर ओपन किया तो देखा सामने हट्टा कट्टा 6 फुट एक नौजवान आदमी खड़ा हुआ था और उसी के साथ एक लगभग 45 साल का एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके सिर पर बाल नहीं थे। अनवी को उन दोनों को देख थोड़ा अजीब लगा पर फिर उसने इग्नोर करते हुए पूछा, जी कहिए। तो उन दोनों में से एक आदमी ने कहा, विकास चौधरी से मिलना है इधर। अब तक गुरु अपनी गोद में बेटू को लेकर डोर तक आया और उसने अनवी से पूछा, अनवी कौन है। गुरु ने उन दोनों को देख अपनी भारी मर्दाना आवाज में पूछा, कौन हो भाई। तो उस लड़के ने कहा, आपसे जमीन के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। गुरु ने उस लड़के के बगल से खड़े उस टकले आदमी को घूर कर देखते हुए कहा, पहली बात तो ये बताओ कि तुम्हें घर का पता किसने दिया और दूसरे में काम की बात घर पर नहीं करता। उस लड़के ने कहा, मनोज यादव जी ने भेजा था। गुरु ने उन दोनों को एक नजर देखा और फिर अचानक से उस लड़के के बगल में खड़े उस टकले आदमी को पकड़ उसके कान में 2 बजाते हुए कहा, ये आंखें कुछ बाद वैसे ही पूछने वाली है, अगर जल्दी हो तो बताओ, मैं अभी बुझा दूं। गुरु की इस हरकत पर वह लड़का तेज में आया और उसने गुरु पर अपना हाथ उठाना चाहता कि गुरु ने उस टकले को छोड़ उस लड़के को पकड़ उसकी कॉलर को अपने एक हाथ में लेकर कहा, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं करना, निकलो यहाँ से। उस लड़के ने गुरु को गुस्से में घूर कर देखा तो गुरु ने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, लेकर जा इसको। ये कहते हुए गुरु ने अंदर जा घर का दरवाजा बंद कर लिया। गुरु उस टकले आदमी की नजर को अनवी पर देख गुस्से से भर गया था, इसलिए उसने उन दोनों को वहां से भगा दिया जिसका अच्छा खासा मूड खराब हो गया था। अनवी ने उसके पास आते हुए पूछा, क्या हुआ, कौन थे वो लोग। तो गुरु ने गुस्से में कहा, तुम खाना बनाओ, जल्दी से ऑफिस जा रहा हूँ। अनवी हैरान होकर गुरु को देखने लगी। भी थोड़ी देर पहले वे उसे मोहब्बत से देख रहा था और भी इतने गुस्से में अचानक से क्या हुआ। पर गुरु से वे कुछ पूछती उससे पहले वहां से ऊपर रूम में चला गया। इधर घर के बाहर खड़े उस लड़के ने अपने साथ आए आदमी को देख गुस्से में कहा, क्या करते हो चाचा, सुंदर लड़की देखी नहीं, नीयत खराब गड़बड़ा जाती है। तुम्हारी वजह से इतना अच्छा मौका गवा दिया। वो बच्चा वो राघवेंद्र का था। अब गगन भैया को क्या बोलोगे। तो चाचा ने कहा, चुप कर साले, तेरे होते हुए आदमी मेरे कान के नीचे बजा कर चला गया। इस पर उस लड़के ने कहा, हाँ तो ये आदमी एक से संभालने वालों में से नहीं है, दम है इसमें, गगन भैया को खुद आना पड़ेगा। चलो अब यहाँ से। वही रूम में गुरु ने कुछ सोचते हुए किसी को कॉल किया और उधर से कॉल भी खो दी। गुरु ने पूछा, क्या हाल यादव जी, ये किन लोगों को घर तक भेज दिया आपने। इस पर फोन पर मनोज यादव ने कहा, अरे क्या बात कर रहे हो चौधरी साहब, मन ने ना भेजा किसी ने। मनोज की बात सुन गुरु ने हैरान होते पूछा, अच्छा पर वो लोग नाम तो आपका ले रहे थे। मनोज ने गुरु की बात को सुन सरासर इनकार किया तो गुरु भी सोच में पड़ गया, आखिर वे दोनों कौन थे और यहाँ क्यों आए थे। गुरु ने जल्दी से गाँव में फोन कर ताऊ जी से बात की तो वहां पर सब हाल जाना सब ठीक था। गुरु और फिर कुछ सोचने लगा था तभी उसके दिमाग में कुछ ठंडा और फिर जल्दी से कॉल एंड कर नीचे की तरफ भागा। आवाज सुन अनवी भी किचन से निकलकर हॉल में झांकी तो उसे भागते देख हैरान हो गई। वहीं गुरु ने जल्दी से जाकर मेन डोर खोला ही था कि सामने खड़े आदमी को देख घर से बाहर निकल आया। रघु को सामने देख गुरु ने रिलैक्स होते हुए पूछे, छोड़ आया से आप। लोगों ने बाइक स्टैंड पर लगाते हुए कहा, हाँ क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। रघु परेशान लग रहा है। गुरु ने रघु की बात सुनकर कहा, रघु हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। रघु ने उसकी बात सुन हैरान होने को पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या है हुआ क्या है। गुरु ने रघु को बताते हुए कहा, ठाकुर महेंद्र प्रताप यही दिल्ली में शिफ्ट हो गया, आजकल दिल्ली में ही और हरियाणा में आता जाता रह रहा है, हमें चौकन्ना रहना होगा। गुरु की बात सुन रघु ने सिर हिलाते हुए पूछा, सच सच बता, हुआ क्या है, कुछ हुआ है क्या। गुरु ने मना करते हुए कहा, नहीं पर फिर भी हमारी फैमिली की सेफ्टी के लिए। रघु ने हाँ में सिर हिलाया और अब वे दोनों बातें करते हुए अंदर चलाए। इधर अनु ने भी बाहर आकर उन दोनों को देख लिया था, इसलिए
उसने दोनों के लिए नाश्ता टेबल पर लगाते हुए कहा, और ब्रेकफास्ट कर लो। दोनों बातें करते हुए बैठ गए और अभी तक किसी बात पर दोनों बातों में उलझे हुए थे। तो अन्वी भी आस्था को वहां लेकर आ गई। दुआ सो चुका था तो वह अब आस्था को ब्रेकफास्ट करवाने लगी। इस बीच उसने कई बार गुरु को घूर कर देखा। ब्रेकफास्ट हो गया तो वे दोनों अब ऑफिस जाने के लिए उठे। गुरु ने अन्वी को देखते हुए पूछा, मेरा वॉलेट? अन्वी ने उस पर ध्यान दिए बिना कहा, मुझे क्या पता आपका वॉलेट, आप जाने। अन्वी का ऐसा रूखा और टोंट भरा जवाब सुन गुरु पर हंस दिया। तो गुरु ने उसे घूर कर देखा। इस पर गुरु ने अपनी हंसी दबाते हुए अन्वी से पूछा, भाभी चैप सो गया? अन्वी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा और आस्था को फिर से खाना खिलाने लगी। तो रघु गुरु को बाहर जाने का इशारा करते हुए चला गया। इधर आए गुरु ने एक नजर अन्वी को उसके पास जाते हुए पूछा, नाराज हो गई? अन्वी ने अभी भी आस्था को खिलाना जारी रखा। असल में गुरु उस पर थोड़ी देर पहले मोहब्बत बरसा रहा था और अचानक से बाहर से आग भड़कने लगा। तो अन्वी को उसकी सरगम इस बात पर गुस्सा आ गया था कि इसलिए वह उससे बात नहीं कर रही थी। गुरु ने पास में बैठी आस्था की आंखों पर हाथ रख झुककर अन्वी के होठों को चूमते हुए कहा, सॉरी बेबी, वो थोड़ा मूड खराब हो गया था। इतना कहकर वे सीधा खड़ा हो गया और उसने आस्था की आंखों से अपना हाथ हटा लिया। वहीं अन्वी ने अपने बगल में खड़े गुरु से कहा, सही है, मूड खराब हो तो बीवी पर गुस्सा कर मूड ठीक कर लो, ये अच्छा तरीका ढूंढना आपने। ये कहते हुए अन्वी उठी और अब आस्था को वहां से लेकर चली गई। तो गुरु उसके पीछे पीछे गया और उसने उसका दुपट्टा पकड़ते हुए कहा, अच्छा कर लो गुस्सा, पर ये तो बता दो कि वो लटका है। अन्वी ने चिढ़ते हुए कहा, खुद ढूंढ लो। गुरु उसे देख हंस दिया। उसने रूम में जाकर इधर उधर अपना वॉलेट ढूंढा पर जब नहीं मिला तो वह चिल्लाया, बीवी अरे अब बता भी दो। अन्वी उसकी आवाज सुन मुस्कुरा दी और अब जल्दी से ऊपर आई और उसने उसका वॉलेट ड्रॉर से निकालकर उसके हाथ में पकड़ा। तो गुरु ने उसको अपनी बाहों में खींच उसके गाल, उसके नाक और उसके होठों को चूमते हुए कहा, आता हूँ। ये कहते हुए वे अब उस मुस्कुराकर वहां से चला गया। गुरु बाहर निकल आया और उसने पार्किंग में अपनी कार निकाली। रघु उसके साथ जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ धोनी आज खुराना मेंशन आई थी मिस्टर खुराना से मिलने। उसे देख मिस्टर खुराना खुश हो गए। धोनी ने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर धीरे से कहा, पापा जी एक बात कहूँ? मिस्टर खुराना ने कहा, हाँ बोलो बेटा। धोनी मुस्कुराई। उसने कहा, पापा आप दादू बनने वाले हैं। मिस्टर खुराना ने उसकी बात को सुना तो एक पल को हैरान हुए, अगर ही पल वे खुशी से भर गए। उन्होंने धोनी का हाथ पकड़ते हुए पूछा, सच में दादा बनने जा रहा हूँ? तो धोनी ने खुशी से अपना सिर हिलाया। मिस्टर खुराना ने कुछ देर तक खुश होने के बाद धोनी से कहा, मैं धोनी बेटा तुम ईशान को मनाओ, उसे कहो ना कि वे यहाँ आकर और रहे। उनकी बात सुन धोनी ने कहा, पापा जी मैंने कहा है, कई बार कहा है, पर वे कुछ सुनना ही नहीं चाहते। धोनी की बात सुन मिस्टर खुराना उदास हो गए कि तभी एक तेज आवाज उन दोनों को सुनाई दी। धोनी, ये आवाज ईशान की थी। धोनी उसकी आवाज सुन झप गई, साथ ही हैरान भी थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो तो ऑफिस गया था। धोनी ने चेयर से उठ खड़ी हुई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो ईशान गुस्से में खड़ा उसे घूर कर देख रहा था। वे कुछ कहती या करती उससे पहले ईशान ने उसके पास उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ गुस्से में वहां से लेकर निकल गया। धोनी ने उसे देखा काफी गुस्से में था वो, इसलिए धोनी भी चुप रही और चुपचाप उसके इशारे पर कार में बैठ गई। इधर गुरु और रघु ऑफिस पहुंचे तो देखा आज ऑफिस में लंबी भीड़ लगी हुई थी। ये देख रघु ने गुरु से पूछा, क्या यहाँ पर भंडारा चल रहा है? ये यहाँ इतनी जनता क्यों घूम रही है? गुरु ने खुद हैरान होते हुए पूछा, अबे मुझे क्या पता, आज चलकर देखते हैं। गुरु और रघु दोनों उसके केबिन में आकर बैठे। गुरु ने झट से अपने आदमी को फोन करते हुए पूछा, माधव ये इतनी भीड़ क्यों है ऑफिस में? तो उधर से माधव ने कहा, भैया आप ही तो बोले कि एक अच्छा पीए ढूंढ कर लाओ। ये सभी अच्छे हैं पर इनमें से सबसे अच्छा कौन है? वे हमारे सामने हैं, आप खुद देख लो। इतना कहकर माधव ने कॉल कट कर दिया। फोन इसके ऊपर बसा। उसकी बात सुनकर रघु उठाकर मारकर हंस दिया और उसने गुरु से पूछा, ये बता पहले तो ये माधव जैसा घन चक्कर तुझे कहाँ मिला? तो गुरु खुद माधव का सोच हंस दिया। उसने उसे काम दिया था कि वो एक पेड़ ढूंढ कर लाए, पर यहाँ तो उसने भीड़ लगा दी थी। गुरु उसका सोच हंस रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। कॉल अन्वी का था। तो गुरु ने जल्दी से कॉल पिक करते हुए पूछा, हाँ बोलो बीवी। उधर से अन्वी ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो गुरु हैरान हो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने उससे पूछा, कैसे? तो अन्वी ने फिर से उससे कुछ कहा। गुरु चुपचाप उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रहा था। ये तभी गुरु ने कॉल कट करते हुए कहा, चल जल्दी घर वापस जाना होगा। रघु ने हैरानी जताते हुए पूछा, क्यों? तो गुरु ने कहा, चल जो रास्ते में बताऊंगा। ताई जी सीढ़ियों से गिर गई थी। ये बात गुरु को अन्वी से पता चली तो वे रघु के साथ गांव पहुंच गया और ताई और ताऊ जी दोनों को ही अपने साथ लेकर शहर आ गया। ताई जी को ज्यादा तो चोट तो नहीं, पर फिर भी चोट आई थी, इसलिए फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था और रघु वो इसमें ऑफिस वापस लौट आया था। इधर घर पर अन्वी ने बच्चों को सुलाकर ताऊ जी के लिए खाना बनाया
और फिर खाना लगाते हुए, ताऊ जी अब आप मान भी जाइए और यहीं रहिए। ताऊ जी ने चेयर खिसकाते उस पर बैठकर कहा, ना आड़े मारा मन ना लगेगा। इस पर अनवी ने कहा, क्यों, हम सब साथ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आपकी किस्मत भी खुश हो जाएगी। ताऊ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो साची बात से। तो अनवी ने कहा, पैसे का आइडिया दूँ, आप अभी कुछ दिनों तक यहाँ रुकिए, आपको अच्छा ना लगे तो कुछ दिन हो आना और फिर आ जाना। इस तरह से आपका गाँव भी नहीं छूटेगा और आप यहाँ किसमिस के साथ भी रह लेंगे। ताऊ जी को अनवी की बात सुन बिल्कुल ठीक लगी। तभी डोर बेल बजी तो अनवी ने जाकर डोर ओपन किया। उसे लगा तो गुरु और ताई जी होंगी, पर देखा तो डोर पर कोई नहीं था। अनवी बाहर निकल कर आई, कोई नहीं दिखा तो वे अंदर वापस लौट आई। शायद पड़ोस के बच्चों ने शरारत की थी। वहीं घर के बाहर का सामने रोड पर खड़े एक आदमी ने अपने फोन का कैमरा बंद कर किसी को कॉल किया। कॉल पिक हुआ तो वो आदमी ने कॉल पर दूसरे आदमी से कहा, चाचा लड़की की फोटो आपको सेंड कर दी है मैंने। एक लग्जरी होटल रूम में बैठे चाचा ने खुश होते हुए कहा, अच्छा बहुत अच्छे। ये कहते हुए चाचा ने कॉल कट कर दे और जल्दी से अपने फोन में व्हाट्सएप पर आई अनवी की फोटो देखा। भरते हुए अपने चेस्ट पर हाथ फेरा तो बगल में ड्रिंक कर रहे गगन ने कहा, क्या चाचा क्या देख रहे हो। चाचा ने गगन को अनवी की फोटो दिखाते हुए कहा, ये वो चौधरी की बीवी है ना कमाल, एक नंबर चीज। गगन अनवी की फोटो देख मुस्कुरा। उसने चाचा से कहा, सही जा रही हो चाचा, वैसे राघवेंद्र की भी बीवी भी मस्त है। कहते हुए गगन ने चाचा को आंख मारी तो वह उसके कहने का मतलब बखूबी समझ गया था। दोनों एक दूसरे को देख राक्षस की तरह हंसने लगे। ना जाने क्या साजिश चरची जा रही थी। तो वहीं मुंबई में ईशान धवनी को अपने साथ लेकर परेड पर आया तो धवनी डरते हुए जल्दी से रूम में चले गए। ईशान बहुत गुस्से में था, पर वे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। काफी देर तक रूम में रहने के बाद जब उसे कोई आवाज सुनाई दी थी तो अब जाकर निकल कर आई तो उसे किचन में आवाज आते हुए सुनाई दी। वे किचन में गई तो देखा ईशान खाना बना रहा था। धवनी मुंह पाकर जल्दी से जाकर पीछे से उसे लिपट गई। उसने कहा, सॉरी। ईशान ने धवनी की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। तो धवनी ने उससे कहा, ईशान हमने मेरी बात सुने ना। ईशान ने धवनी का कहा, साइड हटो, मुझे खाना बनाने दो। धवनी ने मना करते हुए कहा, नहीं पहले मेरी बात सुनिए। हाँ मैं आपसे बिना पूछे पापा जी से मिलने गई थी क्योंकि उन्हें खुशखबरी देनी थी। आखिर वे भी तो दादू बनने वाले हैं। ईशान ने धवनी की बात सुन अब उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने खड़ा हो करते हुए उस पर नाराज होकर कहा, मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। और एक बात कान खोल सुन लो, अब से बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। ये कहते हुए ईशान अब खाना सर्विंग बाउल में डालकर बाहर डाइनिंग हॉल में ले आया। उसने धवनी को आवाज देते हुए कहा, अब जल्दी आओ और खाना खा लो। पर धवनी नहीं, वो नाराज होकर खड़ी हुई थी। तभी ईशान वहां आया और उसने धवनी को अपनी गोद में उठा उसे बाहर लाते हुए कहा, इस टाइम ज्यादा देर तक भूखा रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। आओ खाना खाओ। ईशान ने चेयर निकाल धवनी को बिठाया और उसके लिए खाना ने शुरू किया तो उसे देखते हुए ने अपना सिर पीट लिया। वो थक चुकी थी। ईशान को समझा कर पर वो मिस्टर खुराना को माफ करने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। ईशान उसके पास वाली चेयर पर ही बैठ गया और उसने धवनी को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया। धवनी ने भी चुपचाप खाना खाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।